हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम करेंगे बेसिक टॉपिक से, जिसका नाम है मैटर। तो मैटर हम उन सभी चीज़ को बोलते हैं जिसके पास मास होता है या जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं, यानी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जिसके पास मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर का एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्या हो सकता है? पेन, बुक, एयर, पेंसिल, ब्रिक्स, आयरन, गोल्ड, एक्सेट्रा। कुछ ऐसे एग्जांपल हम देखेंगे जो मैटर के कैटेगरी में नहीं आते हैं। जो मैटर के कैटेगरी में नहीं आते हैं वो है जैसे रन, स्मेल, लव, हेट, एक्सेट्रा। तो ये सब हम मैटर नहीं बोलेंगे। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं। एटम्स, एटम्स में 3 तरह के सब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइटर पार्टिकल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही हैवीली पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन्स 0 और चार्जलेस। अगर मास की बात करें तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ 1 प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैवीली पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन काफ़ी लाइटर पार्टिकल होते हैं, अगर इनके मास को हम कंपेयर करें तो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि ये हैवीली पार्टिकल होते हैं। और इसके डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइटर पार्टिकल होते हैं और वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहेंगे। तो सबसे पहला हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द outermost orbit of an atom।
आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें मिलता है 281, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है। उसके बाद क्लोरीन देखते हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें मिलता है 287। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम बोल सकते हैं क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 286, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें मिलेगा 282, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बाद अब हम लोग देखेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किससे बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे जो अपने एटम से वीकली अटैच्ड होते हैं, या बोले कि अपने न्यूक्लियस से वीकली अटैच्ड होते हैं। तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स which are weakly attached to their atoms are called free electrons। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल जो लिया था वही सब देखने वाले हैं, और हम कंपेयर करेंगे कि किस सिचुएशन में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और किन किन सिचुएशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जा सकता है। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमें मिलेगा 281, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें मिलेगा 282, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर हम देखेंगे सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 286, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर हम देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है इसका 17, तो 287, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हम देखेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, इसके पास है 281, तो इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अपने एटम से वीकली अटैच्ड है। यहाँ मैग्नीशियम की बात करें तो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये भी वीकली अटैच्ड है। सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, और क्लोरीन के पास 7 है, तो ये स्ट्रांगली अटैच्ड होगा। पोटेशियम के पास 1 है, यानी ये वीकली अटैच्ड होगा। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा वीकली अटैच्ड है, कौन सा स्ट्रांगली अटैच्ड है? तो इसके लिए हम एक नोट में याद रखेंगे कि अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होगा देन दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से कम है तो वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो हमारा सोडियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैग्नीशियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के पास नहीं है, क्लोरीन के पास नहीं है, और पोटेशियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमें ये मिलता है कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट मिल रहे हैं वो सारे के सारे मेटल हैं, सारे के सारे मेटल हैं। अभी हमने देखा कि जितने सारे मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जितने सारे नॉन मेटल्स हैं उनके पास सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि उनके पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिटैच्ड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जितने सारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हैं
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर। तो वैसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो जितने सारे वायर्स बने होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होता है वो सारे के सारे मेटल से बने होते हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो कंडक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक current are called conductor। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर्स यूज होते हैं वो मेटल्स के ही क्यों बने होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से कि व्हाई आर मेटल्स यूज्ड इन वायर। तो इसका रीजन क्या है? तो इसके मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है जबकि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाई इज ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while diamond is not a question। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि since graphite has free electrons while diamond has not, thus graphite is good conductor। ओके, तो हम नोट में एक बात याद रखेंगे कि कोई सा भी ऐसा चीज़ जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो नोट में बात याद रखना कि एनीथिंग हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि किसी भी मैटर का फिजिकल क्वांटिटी जो मैटर को फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है जब वो मैटर किसी दूसरे मैटर के करीब रखा होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट है और एक आयरन नेल को जब हम यहाँ पे रखे हुए हैं तो ये आयरन नेल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। जैसे ही इस आयरन नेल को हम थोड़ा मैग्नेट के नज़दीक ले जाते हैं ये आयरन नेल एक
अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। यानी मैग्नेट के चारों ओर कुछ उसके इफेक्ट्स हैं, जिस इफेक्ट्स के कारण मैग्नेट इस आयरन नेल को अब अट्रैक्ट करने लगा। उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जो मैटर को फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है जब हम उस मैटर को किसी दूसरे मैटर के करीब ले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द फिजिकल प्रॉपर्टी of a matter that causes matter to experience a force when it is brought near another matter। अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो चार्ज दो तरह के होते हैं। होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नोट में कुछ बात याद रखेंगे। पहला कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। दूसरा कि अगर चार्ज एक ही नेचर का होगा, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां से हम एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उससे दूर भाग रहा है और ये उससे दूर भाग रहा है। फिर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तीसरा केस देखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एक कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। यानी कि सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर हमें देखो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं, सिंपल यूनिटरी मेथड से निकालेंगे हम इसे। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, therefore 1 coulomb is equal to charge on 1 divided 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिल गया, कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वो कितना आ गया 1 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे, ऊपर 0 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड 16 इंटू 10⁻19 ये जाएगा 5 से और ये जाएगा 8 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19।
तो इसे हम एक 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा हमारा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, देयरफॉर 1 कूलम्ब इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट से याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, पहला रिजल्ट है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई एटम अगर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नंबर ऑफ डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। अगर कोई निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, जैसे क्लोरीन एक निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1। दूसरा नोट हमारा यही रहेगा कि निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और थर्ड नोट हमें याद रखना है कि जब कोई एटम न्यूट्रल है, व्हेन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देन इट हैज equal number of electrons and protons। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे पहला न्यूमेरिकल है कि इफ एन एटम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स देन फाइंड टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बियर्ड बाय इट। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंस एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के पास अब 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, यानी कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एटम लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स so it beared positive charge। magnitude of charge is equal to 2 into 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। So plus 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb is our answer। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई एटम के पास -4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है तो उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बताना है। तो पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करना है और फिर ये भी बताना है कि उसने लॉस किया या गेन किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एटम के पास ओवरऑल चार्ज है वो निगेटिव है। तो हम लोग नोट्स में, इंपॉर्टेंट नोट्स में हम लोग याद किए थे कि जब कोई एटम निगेटिवली चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज है तो हम
ए बोलेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम कूलम कैंसिल, ये जाएगा 4 से, और ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 38, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पूछा था। और लिखेंगे कि देयरफॉर एटम हैज गेन्ड 4 इंटू 10 टू द पावर 38 electrons।